नमस्कार दोस्तों, M2M क्लासेज में सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं यूपीपीसीएस और आरओ समीक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 इससे पहले हमने देखे हैं, सभी प्ले लिस्ट में है, वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। और देखो डेली क्लास ये दोपहर को 2 बजे होती है और इसमें हम 50 क्वेश्चन जीएस के देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम से संबंधित। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी को मेरे साथ अच्छे से करने की कोशिश करो। कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ आंसर भी देते रहा करो। तो देखो अब इसमें स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित है। जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखो कथन कहता है इसमें संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। और कारण कहता है इसमें इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से हुआ है। बताइए आपके हिसाब से इसमें सही कौन सा होगा। क्या संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है और इसका जो गठन है क्या संविधान में दिया हुआ है। देखो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें तो इसके बारे में आर्टिकल है 315 संविधान में। आर्टिकल 315 में दिया हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और एक केंद्र के लिए यानी संघ के लिए भी होगा। संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है। और देखो ये भी बात दी हुई है उसमें कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही राज्य के लिए हो, वो 2 राज्यों के लिए भी हो सकता है। ठीक है। और देखो कुछ अंतर दिए हुए हैं जैसे संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में, जैसे कि जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति। उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। लेकिन जो राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग होता है उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल और उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है। और देखो संघ के जो त्यागपत्र देते हैं अध्यक्ष और उसके जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। और कम से कम इनकी योग्यता जो होती है संघीय सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का इन्हें अनुभव होना चाहिए। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं वो जो त्यागपत्र देते हैं वो राज्यपाल को देते हैं और उनकी भी जो योग्यता होनी चाहिए वो 10 वर्ष का अनुभव राज्य सरकार के अधीन होना चाहिए उन्हें। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना चाहिए। देखो संविधान में तो दिया हुआ है, ये तो निश्चित है। और संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण भी होता है, तो ये भी ठीक है, ये समझ सकते हो, दोनों सही हैं। लेकिन क्या इसकी इससे व्याख्या हो रही है, इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से हुआ है। तो देखो इतने से इतनी व्याख्या कैसे हो जाएगी कि केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, तो समझ सकते हो ये दोनों तो सही हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान द्वारा संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का सुनिश्चित विभाजन किया गया है। पहला कथन है इसमें भारतीय संविधान द्वारा संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का सुनिश्चित विभाजन किया गया है। और कारण है इसमें कि भारतीय संघ में शक्तियों के विभाजन का स्वरूप कनाडा के संघीय व्यवस्था से प्रेरित है। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है। दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है, व्याख्या करता है या नहीं करता है। देखो भारतीय संविधान द्वारा संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का सुनिश्चित विभाजन किया गया है, ये बिल्कुल ठीक है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे देखो भारतीय जो संविधान है उसमें भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है और इसी के तहत देखोगे आप तो भारत में जो शक्तियों का विभाजन है वो संघ और राज्यों के मध्य सुनिश्चित विभाजन किया गया है। ये संविधान में दिया हुआ है, जैसे सूचियों में दिया हुआ है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है। इसके अलावा भाग 11 और 12 भी देखोगे तो उसमें संबंध हैं केंद्र और राज्यों के मध्य, जैसे विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध वो दिए हुए हैं। और देखो आर्टिकल 246 भी कहता है कि संघ और राज्य की जो विधायिक शक्तियाँ हैं संविधान की अनुसूची 7 के तहत 3 सूचियों में बांटी गई हैं। ठीक है। तो समझ सकते हो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है। और देखो इसमें कारण है कि भारतीय संघ में शक्तियों के विभाजन का स्वरूप ये कनाडा के संघीय व्यवस्था से भी प्रेरित है। तो ठीक है, ये दोनों ही सही हैं यानी। और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है कि भारतीय संघ में शक्तियों के विभाजन का स्वरूप कनाडा के संघीय व्यवस्था से प्रेरित है, इसी वजह से ये शक्तियों का जो है विभाजन है। तो ये व्याख्या भी हो रही है और ये दोनों सही हैं, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक साइड में विशेष राज्य का दर्जा और एक साइड में वर्ष, यानी राज्यों को कब राज्य का दर्जा दिया गया था। देखो असम को कब राज्य का दर्जा मिला, क्या 1969 में मिला था। और आपको ये देखना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो असम को 1969 में ही मिला था, तो बिल्कुल सही है ये तो पहला तो। ठीक है, असम को 1969 में मिला था।
देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें समझने वाली बात ये है कि देखो इसमें दिया हुआ है विशेष राज्य का दर्जा। वैसे तो असम जो 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था उसके तहत जो 14 राज्य बने थे और 6 संघ शासित प्रदेश बने थे, यानी 1956 के ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम में बना था ये असम। लेकिन इसे विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था वो 1969 में दिया गया था। इस वजह से याद कर सकते हो। देखो इसके बारे में कहानी समझो थोड़ा कि दिसंबर 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और उसकी अध्यक्षता की गई थी फजल अली के द्वारा। इस वजह से उसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें 2 सदस्य और भी थे, जैसे एक थे हृदयनाथ कुंजरो और एक KM पनीकर भी थे। ठीक है, फिर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें कहा था कि जो राज्यों का गठन है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर ही होगा। ठीक है, इसने इसको स्वीकार कर लिया था। फिर 14 उसको क्या बोलते हैं 14 राज्यों का और 6 संघ शासित प्रदेशों का 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत गठन किया गया। ठीक है, तो ये देखो दिल्ली, मणिपुर और आपका त्रिपुरा, लक्षद्वीप, देखो हिमाचल प्रदेश भी जब केंद्र शासित था और अंडमान निकोबार था। ठीक है, फिर 1954 में पुडुचेरी, कराईकल और माहे और यनम जो हैं उसको भारत में जोड़ा गया था 1954 में। फिर 1956 में पुडुचेरी को केंद्र शासित बनाया गया और फिर आगे चल के 1960 में बम्बई जो राज्य है उसमें परिवर्तन किया गया। उसमें एक साइड में मराठा भाषी और एक साइड में गुजराती भाषी। ठीक है, तो गुजराती भाषियों के लिए तो बना दिया गुजरात और बम्बई को मराठी भाषियों के लिए बना दिया। ठीक है, और गुजरात बना था 15वां राज्य। इस तरह से 14 राज्य जो थे उसमें बम्बई था, तो बम्बई तो 14वां ही मतलब उसी में रहा। गुजरात अलग कर दिया गुजराती भाषियों का, तो 15वां गुजरात बन गया 1960 में। फिर 1961 में गोवा और दमन और दीव को सैन्य कार्यवाही के द्वारा पुर्तगाल से मुक्त कराया गया और ये तब उस टाइम संघ शासित प्रदेश बना था गोवा 1961 में। फिर आगे 1963 में असम जो है असम देखो 14 राज्यों के साथ बना था, तो उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया था और 16वां राज्य बना था नागालैंड। ठीक है, फिर उसी हिसाब से 1966 में पंजाब में भी परिवर्तन किया गया। जो हिंदी भाषी थे उनको तो बना दिया हरियाणा और हरियाणा बना था 17वां राज्य और चंडीगढ़ फिर दोनों की संयुक्त राजधानी बना दी गई थी, हरियाणा और पंजाब की। ठीक है, फिर आगे 1971 में हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य बनाया गया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित था, बताया था मैंने अभी। और फिर आगे 1972 में जो उत्तर पूर्वी राज्य अधिनियम आया था उसके तहत मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और 21वां बना था मेघालय। उसमें ये परिवर्तन किए गए थे 1971 में। और देखो वो हुआ था क्या बोले 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 को। उसके तहत उसको सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था। ठीक है, 22वां सहराज्य बनाया गया था, लेकिन 22वां वो राज्य बना था 1975 में 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर फरवरी 1987 को फिर 23वां राज्य बना था मिजोरम और 24वां बना था आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और फिर 1987 को गोवा को राज्य बनाया गया था। और देखो 2000 में तो 3 ही राज्य बने थे नए, जैसे कि 1 नवंबर 2000 को तो छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर के, और 9 नवंबर 2000 को बना था आपका वो क्या बोलते हैं उत्तराखंड यूपी से 13 जिलों को काट करके बना था। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था बिहार से। इन सभी को याद कर लेना। और 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हो करके। और फिर 2019 में जम्मू कश्मीर में भी परिवर्तन किया गया, उसको राज्य का दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज में विभाजित कर दिया गया था उसको। ठीक है, तो देखो असम वैसे तो 1956 में ही बन गया था राज्य, लेकिन इसे विशेष राज्य का दर्जा 1969 में दिया गया था। हिमाचल प्रदेश 1971 में 18वां राज्य बन गया था, लेकिन इसको विशेष राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया। और मणिपुर के बारे में दिया हुआ है इसमें 1972 में बना था क्या ये मणिपुर, बताओ। देखो मैंने मणिपुर के बारे में बताया था 1972 में इसको 19वां राज्य बनाया गया था। जो उत्तर पूर्वी राज्य अधिनियम आया था उसके तहत इसको 19वां राज्य बनाया गया था। इसमें पूछा है क्या विशेष राज्य का दर्जा 1972 में ही मिल गया था मणिपुर को। तो देखो राज्य तो बना था, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा इसको 2 साल बाद यानी 1974 में मिला था, ना कि 1972 में। तो इस वजह से ये गलत है। ये राज्य बना था 18वां, ठीक 19वां बना था 1972 में, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा बाद में बना था ये 1974 में। ठीक है, और उत्तराखंड 2001 में मिला था इसको, क्योंकि ये 2000 में तो राज्य बना। 9 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था उत्तर भारत का। ठीक है, 27वां, लेकिन उसके बाद ये 2001 में विशेष राज्य बना था।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज से संबंधित समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों की सूची में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पंचायती राज से संबंधित समितियों द्वारा दी गई सिफारिश की सूची में पहला है, इसमें बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की सिफारिश की थी। तो देखो बिल्कुल सही है, बलवंत राय मेहता जो समिति थी इसने त्रिस्तरीय पंचायत राज्य की स्थापना की सिफारिश की थी और ये 1957 को बनी थी। अशोक मेहता समिति 1977 को बनी थी और इसने 2 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की थी, ये भी ठीक है। और देखो एम सिंघवी समिति, क्या इसने पंचायतों का 4 वर्षीय कार्यकाल ये सिफारिश की थी। बताइए, एम सिंघवी समिति ने क्या पंचायतों के लिए 4 वर्षीय कार्यकाल की सिफारिश की थी। तो देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें, ये गलत है इसका, और जवाब भी यही होगा इस क्वेश्चन का। देखो ये जो क्या बोलते हैं, अरे सॉरी, ये समिति जो है एम सिंघवी समिति, एम सिंघवी समिति ये 1986 में बनी थी, 1986 में। अशोक मेहता 1977 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957-58 में, अशोक मेहता 1977-78 में, और ये एम सिंघवी समिति ये 1986 में बनी थी। ठीक है, ये इसका गलत है जवाब। इसमें एम सिंघवी समिति ने 4 वर्षीय कार्यकाल की सिफारिश नहीं की थी। इसने ये जो सिफारिश की थी ना 4 वर्षीय कार्यकाल की, ये अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी, जो ये 1977 को बनी थी, याद रखना। इसने तो जो पंचायतों का गठन है और पंचायत राज्य को अधिक यानी वित्तीय उपलब्धता की सिफारिश की थी, पंचायतों के गठन की और पंचायत राज को अधिक वित्तीय उपलब्धता की। ठीक है, तो ये सही जवाब होगा। और देखो पी के थुंगन समिति, पी के धुंगन जो समिति बनी थी, ये थुंगन है, सही, इसमें गलत टाइप हुआ है, पी के थुंगन कर लेना इसे। पी के थुंगन समिति जो बनी थी ये 1989 को बनी थी। ठीक है, कब बनी थी, 1989 को। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की थी। ठीक है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और जिला नियोजन में भी इसने राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना जो है उसको मजबूती की सिफारिश की थी। ठीक है, तो ये सभी पूछी जाती हैं समितियां, इनको क्रम से याद कर लेना। बलवंत राय मेहता समिति 1957-58, अशोक मेहता समिति 1977-78 2 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश, और एम सिंघवी समिति ये बनी थी 1986 में, और पी के थुंगन समिति 1989 में। ठीक है, आंसर है इसका ऑप्शन सी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। देखो एक साइड में दिए हुए हैं वैश्विक रिपोर्ट और एक साइड में जारीकर्ता संस्था या संगठन। देखो वैश्विक शांति सूचकांक, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसको कहते हैं IEP भी कह सकते हो इसे शॉर्ट में, और इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इसको कौन जारी करता है बताइए। ठीक है, तो इसको IEP जारी करता है, यानी IEP का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है IEP के द्वारा। ठीक है, याद कर लेना, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक को जारी किया जाता है। तो इसका देखो सही जवाब कहाँ है, ए का हो जाएगा 4। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, और इसको TI कह सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो इसका हो जाएगा 3। तीसरा है समावेशी समृद्धि और विकास रिपोर्ट, समावेशी समृद्धि और विकास रिपोर्ट इसको IMF के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका 2 हो जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और देखो विश्व प्रसन्नता सूचकांक, इसको जारी किया जाता है UNSDSN के द्वारा, UNSDSN के द्वारा, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 4 3 2 1, ऑप्शन ए ही सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि देखो निम्नलिखित उपायों में से किसके या किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। पहला है इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय
और दूसरा इसमें सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, किसके द्वारा, किन उपायों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक द्वारा जो लोगों से सरकारी प्रतिभूतियां हैं अगर उनको खरीदा जाएगा तो देख सकते हो उससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी, क्योंकि जैसे सरकार किसी सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगी तो उसके बदले लोगों को मुद्रा देगी, तो उन लोगों के पास मुद्रा ज़्यादा जाएगी, तो समझ सकते हो उससे मुद्रा आपूर्ति भी बढ़ेगी। और देखो इससे मुद्रा स्फीति को बढ़ने का भी खतरा रहता है। अगर सरकार किसी सरकारी प्रतिभूतियों को बेचती है यानी बेचेगी तो उससे सरकार के पास, उसको केंद्रीय बैंक अगर सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगी तो उससे बैंक के पास पैसे अधिक आएंगे, यानी लिक्विडिटी घटेगी और मुद्रा स्फीति भी कंट्रोल होती है उससे। ठीक है, तो समझ सकते हो बेचने से बढ़ती है, उससे खरीदने से बढ़ती है। तो देखो पहला तो ये सही है। और सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, अगर सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण लेगी तो उससे सरकार के पास पैसे अधिक आएंगे, उस वजह से लोगों के पास भी पैसे अधिक जाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो देखो समझ सकते हो मुद्रा आपूर्ति भी बढ़ेगी इससे और मुद्रा स्फीति भी बढ़ती है इससे। ठीक है, तो समझ सकते हो दोनों ही सही हो जाएंगे इसके। ऑप्शन सी सही होगा इसका, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है। पहला इसमें अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा है इसमें। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। खुला बाजार जो प्रचलन है वो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने को निर्दिष्ट करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद कर लेना। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो खुला बाजार प्रचलन है उसका संबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली जो पद्धति है उससे होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। और देखो 3 चीज़ बता रहा हूँ आपको, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। देखो रेपो रेट जो वाणिज्य बैंक आरबीआई से कम समय के लिए ऋण लेते हैं उस पर लगती है रेपो रेट, अगर ज़्यादा समय के लिए लेंगे तो उस पर लगेगी बैंक रेट। देखो बैंक रेट में और रेपो रेट में फ़र्क इतना है कि कम समय के लिए यानी एक रात वगैरह के लिए या 12 घंटे 24 घंटे के लिए जो ऋण लगता है, जो ऋण लेते हैं वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उस पर लगती है रेपो रेट। अगर अधिक समय के लिए लेते हैं तो उस पर बैंक रेट लगती है, और बैंक रेट हमेशा अधिक होती है रेपो रेट से, याद रखना। और रिवर्स रेपो रेट जो होती है वो आरबीआई के पास जो वाणिज्यिक बैंक जमा करते हैं उस पर आरबीआई उनको ऋण देता है। ठीक है, तो इतना ही अंतर होता है इसमें। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। ग्रेट बैरियर रीफ ये प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसमें पहला है ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के उत्तर पूर्वी तट के पास समुद्र में अवस्थित एक प्रवाल भित्ति है। दूसरा है इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। तो बताइए कौन सा इसमें से सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत है उसी में पड़ती है और उत्तर पूर्वी तट पर पड़ती है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। तो पहला ये सही है। दूसरा इसे 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया, तो देखो ये भी सही है, इसका बिल्कुल सही है। तो समझ सकते हो दोनों ही सही हैं। देखो ये बैरियर रीफ या उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय ये समुद्रों में जहाँ का टेम्परेचर होता है तकरीबन 20 से 30 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर मिलती हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ये दोनों ही सही हैं इसके। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एशिया महाद्वीप के संबंध में सही है। पहला है विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान है एशिया महाद्वीप में, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है एशिया महाद्वीप में,
और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग भी है और एशिया महाद्वीप में। बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखो पहला देखो, इसमें विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बिल्कुल सही है, इसमें एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, रूस में पड़ता है, जो साइबेरियाई क्षेत्र है उसमें स्थान है बरखोनयांस्क, ठीक है, जिसका टेम्परेचर तकरीबन 68 से 70 डिग्री सेल्सियस माइनस में पहुंच जाता है, ठीक है। और विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में है, मेघालय में। मासेराम जो मेघालय में पड़ता है वो है सबसे अधिक। इससे पहले चेरापूंजी भी था, वो भी मेघालय में पड़ता है, ठीक है, दोनों ही एशिया में पड़ते हैं। और विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो भी रूस में पड़ता है, ट्रांस साइबेरियन, और उसकी लंबाई भी काफ़ी है, तकरीबन 9289 के करीब है, 90 कर लो या 89 कर लो कुछ भी, ठीक है, इतना किलोमीटर लंबा है। ये मास्को को व्लादिवोस्टोक जो है वो रेलवे स्टेशन है, उन दोनों को जोड़ता है, ठीक है, मास्को और व्लादिवोस्टोक को, ठीक है। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करने वाला एक प्रतिकर्ष कारक है, प्रवास को प्रभावित करने वाला, बताइए। पहला है इसमें रहन सहन की अच्छी दशाएं, दूसरा है अनुकूल जलवायु, तीसरा है इसमें परिवहन एवं संचार की सुविधाएं, चौथा है बेरोजगारी। बताइए इसमें से कौन कौन से कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करने वाले हैं, एक प्रतिकर्षी कारक हैं। देखो मैं आपको 3 वर्ड बता रहा हूँ, एक है प्रवास, एक है आप्रवास और एक है उत्प्रवास। ये क्या होते हैं? देखो प्रवास को समझो पहले, प्रवास किसको कहते हैं? प्रवास कहते हैं एक स्थान से अन्य स्थान को गमन करने को, ठीक है, एक स्थान से अन्य स्थान यानी दूसरे स्थान को अगर आप जा रहे हो तो उसको आप कहोगे प्रवास। और ये जो प्रवास है याद रखना स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। दूसरा वर्ड बताया मैंने आप्रवास, आप्रवास किसे कहोगे? प्रवासियों का नए स्थान से, यानी या फिर ये समझ सकते हो गंतव्य स्थान से गमन करना, प्रवासियों का नए स्थान से, यानी जिस नए स्थान पर गए हैं उस स्थान से गंतव्य स्थान पर गमन करना कहलाता है आप्रवास। और फिर आपका तीसरा वर्ड है उत्प्रवास। इन तीनों को याद कर लेना, लिख लेना अच्छे से और रिवाइज करना। देखो उत्प्रवास किसे कहते हैं? उद्गम स्थान से, उद्गम स्थान का मतलब होता है जहाँ वो रहते हैं उस स्थान से अगर आप गमन करोगे तो वो कहलाता है, या फिर बाहर जाओगे, गमन करोगे उस स्थान से या फिर बाहर जाओगे तो उत्प्रवास कहलाएगा ये, ठीक है। इन तीनों वर्णों को अच्छे से समझ लेना। और इसमें ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्षी कारक कौन से हैं? रहन सहन की अच्छी दशाएं, अनुकूल जलवायु, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं और बेरोजगारी। तो बताओ इसमें कौन सा सही जवाब होगा? देखो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरोजगारी जो है ये प्रवास को प्रभावित करने वालों में प्रतिकर्षी कारक होता है, ठीक है, बेरोजगारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेरोजगारी। देखो प्रवास को प्रभावित करने के लिए 2 कारक होते हैं, एक होता है अपकर्ष और दूसरा होता है प्रतिकर्ष। अपकर्ष कारक किसे कहते हैं? अपकर्ष कारक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपकर्ष कारक जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जो प्रतिकर्ष कारक होता है, प्रति देखो नेगेटिव वर्ड है, यानी प्रति खिलाफ महसूस हो रहा है, प्रतिरोधी यानी एक दूसरे के विपरीत। तो प्रतिकर्ष कारक लोगों को आवास छोड़ने के लिए विवश करता है, यानी प्रतिकर्ष कारक अगर होंगे तो आवास छोड़ने के लिए, यानी जिस स्थान पर रहते हैं उसको छोड़ने के लिए वो विवश करेगा। और जो अपकर्ष कारक होगा लोगों को आकर्षित करेगा, ठीक है। तो ये सही, यही अंतर होता है। बेरोजगारी जो है प्रवास को प्रतिकर्ष कारक है, प्रवास को प्रभावित करती है, यानी आवास स्थान को छोड़ने के लिए, आवास को छोड़ने के लिए जहाँ पर बेरोजगारी होगी तो लोग उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर निश्चित जाएंगे। तो समझ सकते हो। रहन सहन की अच्छी दशाएं होंगी तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, उसी जगह पर रहेंगे और आएंगे। और उस जगह पर अनुकूल जलवायु भी होगी तो वो भी अपकर्ष कारक होगा, ठीक है। परिवहन एवं संचार की सुविधाएं होंगी, तो ये सभी तो पॉजिटिव हैं और ये जो बेरोजगारी है नेगेटिव है, इस हिसाब से भी देख सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था NBFC को विनियमित और पर्यवेक्षण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है NBFC को विनियमित और पर्यवेक्षण करती है? बताइए, सेबी, RBI, वित्त मंत्रालय या नाबार्ड? बताओ कौन सा सही जवाब होगा?
देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा एनबीएफसी को विनियमित और पर्यवेक्षित करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन बता दूं आपको, इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो एनबीएफसी है एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। क्या है ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये याद रख लेना इसके बारे में, ये है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, याद रखना। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कथन और कारण देख लो। कथन है कि गुप्त शासकों का राजकीय धर्म जो था वैष्णव धर्म था, और कारण है इसमें गुप्त शासकों ने गरुड़ को राजकीय चिन्ह बनाया था तथा परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। तो बताओ इसमें से सही कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या ये व्याख्या करता है कि गुप्त शासकों ने गरुड़ को राजकीय चिन्ह बनाया और परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी, और गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह राजकीय धर्म जो था वो वैष्णव धर्म था। देखो ये पहला बिल्कुल सही है, इसमें गुप्त शासकों का जो राजकीय धर्म था वो वैष्णव धर्म था, और इसका धर्म वैष्णव धर्म था। इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी आपको, तो स्कंदगुप्त जो स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत भाषा का है सबसे बड़ा अभिलेख है स्कंदगुप्त का, उससे ये जानकारी मिलती है। ठीक है, कि बुद्धगुप्त के एरण अभिलेख की जो विष्णु स्थिति है उससे भी प्राप्त होती है ये। ठीक है, बुद्धगुप्त जो है, बुद्धगुप्त का जो एरण अभिलेख है उससे भी ये जानकारी मिलती है कि विष्णु स्थिति जो है उससे। ठीक है, इसके अलावा स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे भी जानकारी मिलती है। तो ये दोनों ही सही हैं। और देखो गुप्त शासकों ने गरुड़ को राजकीय चिन्ह बनाया और परम भागवत की भी उपाधि धारण की, तो ये भी ठीक है इसमें। तो ये दोनों ही सही हैं इसके, और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शास्त्रीय नृत्य तथा लोक नृत्य के मध्य प्रमुख अंतर यह है कि शास्त्रीय नृत्य पूर्व नियोजित कलात्मक प्रयास है। दोबारा देख लो, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के मध्य प्रमुख अंतर है कि शास्त्रीय नृत्य पूर्व नियोजित कलात्मक प्रयास है, और दूसरा है इसमें शास्त्रीय नृत्य में भावनाओं की विचित्र अवधारणा तथा व्यक्तिगत नृत्य की मोहकता का प्रमुख स्थान है। तो इन दोनों में कौन सा सही होगा बताना है आपको। क्या ये इसमें व्याख्या वगैरह भी है? नहीं, व्याख्या नहीं, ये बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। देखो ये दोनों ही कथन सही हैं। कैसे सही है कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के मध्य जो अंतर है वो शास्त्रीय नृत्य यह है कि पूर्व नियोजित कलात्मक प्रयास है, ये अंतर है इसमें। दूसरा, शास्त्रीय नृत्य में भावनाओं की विचित्र अवधारणा तथा व्यक्तिगत नृत्य की मोहकता का प्रमुख स्थान है। ठीक है, तो देख लो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के जो अंतर हैं, इसमें शास्त्रीय नृत्य तो पूर्व नियोजित कलात्मक प्रयास है, जबकि जो लोक नृत्य है वो पूर्व नियोजित कलात्मक प्रयास का परिणाम नहीं होता है। ठीक है, ये तो होता है लेकिन ये परिणाम नहीं होता है लोक नृत्य जो है पूर्व नियोजित कलात्मक प्रयास का। तो यही अंतर है इसमें, और ये दोनों कथन सही हैं। आगे देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है इसमें सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर से संबंधित है। नहीं, ये पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित है। सिल्वर आयोडाइड क्या हॉर्न सिल्वर से संबंधित है, बताइए। देखो पहला गलत है, इसमें ये सुमेलित नहीं है। और देखो सिल्वर आयोडाइड ये पूछा जा सकता है, इसका उपयोग जो होता है कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। ठीक है, दूसरा है इसमें सिल्वर क्लोराइड फेलार्स पर, ये ऊन से संबंधित है। देखो ये भी गलत है, ये भी सुमेलित नहीं है। तीसरा है इसमें सिल्वर क्लोराइड, नहीं, तीसरा जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड चूहे के विष से संबंधित है क्या, बताओ। तीसरा जो है क्या जिंक फास्फाइड चूहे के विष से संबंधित है। तो देखो ये सी जो दिया हुआ है जिंक फास्फाइड, ये सही है। इसका प्रयोग होता है, ये चूहे के विष के रूप में होता है। ठीक है, जब उपयोग चूहे के विष के रूप में होता है जिंक फास्फाइड का। ठीक है, जब, और देखो इसमें ऑप्शन डी है जिंक सल्फाइड कृत्रिम वर्षा, ये भी गलत है इसमें।
जिंक फास्फाइड ये कृत्रिम वर्षा से संबंधित नहीं है। इसका उपयोग जो श्वेत पिगमेंट होते हैं के रूप में होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। और देखो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जो है इसमें, इसको हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, हॉर्न सिल्वर के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक सल्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, मैं बोल रहा हूँ सल्फाइड। जिंक फॉस्फाइड का संबंध है चूहे के विष से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है। 25 डिग्री सेल्सियस पर देखना है ध्वनि की चाल के बारे में। देखो जल, जो समुद्री जल है उसमें ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है और हवा में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसमें कौन सा सही है। तो देखो ये दोनों ही कथन सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। समुद्री जल में ध्वनि की चाल है वो 15 डिग्री सेल्सियस पर 1531 होती है, 25 डिग्री पर 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है और हवा में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी सही है। 332 मीटर प्रति सेकंड याद रखना। वैसे ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन कि ध्वनि में चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल हवा में, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन ये 25 डिग्री सेल्सियस पर पूछा है तो उस हिसाब से। और देखो ध्वनि की चाल जो है माध्यम के घनत्व, तापमान, लोच, इन सभी पर निर्भर करती है। अगर ठोस माध्यम में है तो उसमें सबसे तेज होगी इसकी गति, तरल माध्यम में थोड़ी कम होती है और गैसीय जो माध्यम होता है उसमें सबसे कम होती है ध्वनि की गति। और याद रखना निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। और देखो प्रकाश, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, लेकिन प्रकाश की एक विशेषता है कि प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो निर्वात में भी चल सकती हैं। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखना। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, 1 और 2। अब देखो फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है। फेफड़ों की सुरक्षा, फुफ्फुस आवरण को नम तथा चिकना बनाना, फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त रखना या उपर्युक्त सभी। बताओ कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसमें। देखो फेफड़ों की सुरक्षा, फुफ्फुस गुहा में जो भरे तरल हैं उसका कार्य है फेफड़ों की सुरक्षा करना। फुफ्फुस आवरण को नम तथा चिकना बनाए रखना, ये भी है। फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त रखना, तो समझ सकते हो फुफ्फुस गुहा के ये सभी काम है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया जिसका उद्देश्य भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के पहलुओं का प्रकाश डालना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली, इन सभी में से कौन सा सही होगा। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया जिसका उद्देश्य भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं के पहलुओं पर प्रकाश डालना है। तो बताइए, इसका सही जवाब है ये बिहार में किया गया है। इसका वैशाली लोकतांत्रिक महोत्सव का आयोजन बिहार में। और देखो इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है, भारत की जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसके पहलुओं पर प्रकाश डालना है, याद रखना। बिहार में किया गया है। आगे देखो, महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्देश्य रत्न पुरस्कार निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रदान किया है। उद्योग रत्न पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है ये उद्योग रत्न पुरस्कार। रतन टाटा, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, नारायण मूर्ति। देखो इसका सही जवाब होगा ये पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा को। किसको? रतन टाटा को। महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित रतन टाटा महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले उद्योगपति बन चुके हैं, याद रखना। और ये पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2023 से। तो समझ सकते हो ये पहला दिया गया 2023 में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी CPA भारत क्षेत्र के 20वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या ओम बिरला। बताइए। देखिए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इसे कह सकते हो CPA। ये भारत क्षेत्र के 20वें वार्षिक सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम बिरला के द्वारा।
और ये वार्षिक सम्मेलन होता है, ठीक है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का ये वार्षिक सम्मेलन होता है। आगे देखते हैं, इसमें मिलान करना है सूची भ्रष्ट का सेकंड से। देखो, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, रेल अभिसमय समिति, विभागीय समितियां, इसका मिलान देखना है। लोक लेखा समिति कैसी है? वित्तीय समितियां हैं, स्थायी समिति है, वित्तीय समिति है, जैसे 3 समिति हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उद्यम समिति, ठीक है। याद रखना, लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है और इसमें कुल जो सदस्य होते हैं वो 25 होते हैं। 25 नहीं, इसमें 22 होते हैं, 22 सदस्य होते हैं इसमें, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। याद रखना, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 22 लोकसभा से, वो 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तीनों स्थायी समितियों के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, याद रखना। मंत्री किसी में भी भाग नहीं लेते हैं। और देखो, ये है याचिका समिति। याचिका समिति जो है ये कार्यकारी समितियां होती हैं। याचिका समिति एक कार्यकारी समिति है और लोकसभा में ये जो कार्यकारी समिति है यानी याचिका समिति है, इसमें 15 सदस्य होते हैं, उससे क्या बोलते हैं, लोकसभा से, और राज्यसभा से होते हैं इसमें 10 सदस्य, ठीक है। याद रखना, यानी अगर इसकी जो लोकसभा की कार्यकारी समिति बनेगी तो उसमें 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा की कार्यकारी समिति बनेगी तो उसमें 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो। अब देखो, इसमें सी है रेल अभिसमय समिति। रेल जो अभिसमय समिति है ये एक तदर्थ समिति है, तो इसका हो जाएगा डी से। देखो, तदर्थ समितियां वे समितियां होती हैं जिनका समय समय पर सरकार गठन करती है, समय समय पर गठन किया जाता है इनका विशेष कार्य के लिए, ठीक है। और देखो, विभागीय समितियां ये स्टैंडिंग समितियां होती हैं, विभागीय समितियां होती हैं स्टैंडिंग समितियां, और इनकी स्थापना 1989 में की गई थी। लोकसभा की नियम समिति की सिफारिश पर की गई थी। स्टैंडिंग समिति है विभागीय समितियां। तो देखो, ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 1 हो गया। 2 3 4 1 होगा इसका सही जवाब। आगे देख लेते हैं, दी गई समितियों को उनके गठन वर्ष के संदर्भ में व्यवस्थित कीजिए। तारापुर समिति कब बनी थी? कोई बता सकता है तारापुर समिति कब बनी थी और इसका उद्देश्य क्या था? देखो, तारापुर समिति का जो उद्देश्य था महत्वपूर्ण था, पूछा जाता है। पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता पर विचार करना। जो पूंजी खाते होते हैं उस पर पूर्ण परिवर्तनीयता पर विचार करना तारापुर समिति का प्रमुख उद्देश्य था और इसका गठन किया गया था 1997 को। लिख देता हूँ 1997 को। गोस्वामी समिति, गोस्वामी समिति इसका भी उद्देश्य बता दूँ। जो गोस्वामी समिति है इसका उद्देश्य हुआ था जो औद्योगिक ऋणकता है वह कॉरपोरेट पुनर्गठन पर विचार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और ये जो गोस्वामी समिति थी ये 1993 में बनी थी। 1993 में। इनकी डेट अच्छे से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर लिख लेना। और देखो, नचकेर मोड़ समिति ये काफ़ी पूछी जाती है। नचकेर मोड़ समिति ये 2013 में बनी थी और इसका भी उद्देश्य बता दूँ। ये जो समिति थी ना ये लघु व्यापार एवं कम आय वाले जो परिवार के लिए जो वित्तीय सेवाएं थी उसकी उपलब्धता से संबंधित थी, ठीक है। तो ये समिति 2013 में बनी। और नरसिम्हन समिति ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 1991 की समिति है नरसिम्हन समिति और इसका उद्देश्य बैंकिंग संरचना में सुधार यानी बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति। तो देखो अब इसका मिलान देख लो, 1991 में ये बनी, 97 में ये, 93। तो सबसे पहले तो 91 आएगी इसमें, उसके बाद 93 आएगी, उसके बाद 97 और सबसे एंड में 2013 में 3 आ जाएगी। 4 2 1 3 इसका सही जवाब होना है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दी गई संस्थाओं को उनके गठन के संदर्भ में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सेबी, आरबीआई, नीति आयोग, इरेडा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और सभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो मिलान करने के लिए आ जाए या क्रम कालानुक्रम करने को आ जाए, अगर 4 में से आपको 1 या 2 पता हो तब भी क्वेश्चन हो जाता है अधिकतर। तो ऐसे तो कोई कोई क्वेश्चन ये आता है कि 3 या 4 याद हो तभी होगा। देखो सेबी के बारे में जान लो। सेबी के बारे में बताऊं, ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1988 में की गई थी सेबी की, ठीक है। लिख देता हूँ 1988 में की गई थी
सेबी का अधिनियम भी पूछा जाता है। देखो इसकी स्थापना तो पहले हो गई 1988 में, लेकिन इसका अधिनियम है 1992 का। अधिकतर जो जितनी भी संस्थाएं होती हैं, अगर किसी का गठन होना है, कोई नियम बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसका जो अधिनियम होता है वो अधिकतर पहले आता है, लेकिन सेबी का जो अधिनियम है वो बाद का है। स्थापना हुई इसकी 1988 में, लेकिन इसका अधिनियम है 1992 का, याद रखना। इसको वैधानिक मान्यता कब मिली? 1992 में, यानी सेबी अधिनियम 1992 के अंतर्गत ही इसको वैधानिक मान्यता मिली थी, 1992 में। दूसरा है इसमें आरबीआई। आरबीआई के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल को और 1935 को इसकी स्थापना हुई। और देखो नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में भी पूछा जाता है। काफ़ी पहले योजना आयोग था, उसी का स्थान लिया नीति आयोग ने, और इसकी स्थापना अभी हाल ही में की गई है 2015 में। कब की गई? 2015 में की गई है नीति आयोग की स्थापना। और ये भारत सरकार द्वारा एक गठित एक नया संस्थान है जिसकी स्थापना की गई है 2015 में। और देखो आपके सामने एक और है, इसमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है इरेडा। इरेडा ये भी पूछी जाती है। इरेडा के बारे में बताऊं कि ये बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण है। इरेडा जो है ये बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है, और इसकी जो स्थापना की गई थी उस 1999 में की गई थी। बीमा नियामक और विकास जो प्राधिकरण अधिनियम है वो 1999 के द्वारा की गई इसकी स्थापना। ठीक है, तो याद कर लेना 1999 में। और इरडा का मुख्यालय भी बता दूं, ये हैदराबाद में है 1999 में। तो देखो इसमें कालानुक्रम ही व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले एक आएगा इसमें 1988, फिर कौन सा आएगा? सबसे पहले 1935 आ जाएगा। सबसे पहले आएगा इसमें 2, 1935। 1935 के बाद 88 आएगा, एक आएगा, फिर 92 आ जाएगा। 92 में नहीं, 1988 92 कहाँ है इसमें? 35 2015 सबसे एंड में आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 35 3 आ जाएगा। 2 1 4 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे देखो, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरित के पश्चात क्या होता है? देखो अगर पारिस्थितिकी तंत्र में अगर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, तो ऊर्जा की स्थिति में क्या फर्क होता है? ऊर्जा घटती है या बढ़ती है या स्थिर रहती है या बढ़ती है पहले या फिर बाद में घटती है? बताइए क्या जवाब होगा। अगर आपने लिंडेमान का नियम जो पढ़ा होगा 10% का नियम, तो उसको पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। देखो लिंडेमान का जो नियम है वो कहता है कि ऊर्जा का अगर एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में जाती है, यानी ये कह सकते हो कि ऊर्जा के खाद्य पदार्थों के रूप में अगर स्थानांतरण के समय एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है तो केवल 10% ऊर्जा का संचरण ही होता है उसमें, यानी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा जाती है। तो समझ सकते हो इसमें ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा तो इसमें ऊर्जा की मात्रा घटती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाए, मात्र 10% जाती है इसमें। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य पदार्थों के रूप में स्थानांतरित होती है, याद रखना। और संपूर्ण ऊर्जा का जो उपयोग है जीव द्वारा नहीं किया जा सकता है, केवल 10% ही जाती है। आगे देखो, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कौन सा है इसमें? खुला बंदरगाह कौन सा है इसमें? देखो इसमें ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, मुंबई बंदरगाह जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है और एक खुला बंदरगाह भी है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, याद रखना। और ये पश्चिमी तट पर स्थित है, क्योंकि इंडिया का मैप देखा होगा तो पश्चिम में है मुंबई, तो पश्चिम तट पर है ये। और याद रखना ये सर्वाधिक समुद्री यातायात के लिए भी है। भारत का जो बंदरगाह है देश का सर्वाधिक इसी से समुद्री यातायात होता है। और देश के सर्वश्रेष्ठ जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं उसमें शामिल करते हैं हम विशाखापट्टनम को। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और चेन्नई जो बंदरगाह है वो कृत्रिम है और प्राचीन बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक है, चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम है, और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखना।
देखो क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के रूप में ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार के निकट कौन सा है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या श्रीलंका? बताइए। बताओ ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा है, और ग्रेट निकोबार उसको किस डिग्री से अलग करता है? देखो ये तो काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यह है सुमात्रा, ऑप्शन डी। सुमात्रा जो द्वीप है वो ग्रेट निकोबार से काफ़ी नज़दीक है, तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी है, और जो 6 डिग्री चैनल है वो इसको अलग करता है। निकोबार, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल पूछा जाता है। देखो बोर्नियो काफ़ी दूर है, जावा भी दूर है, जावा सुमात्रा से आगे है, और श्रीलंका तो भारत के दक्षिणी तट पर है, काफ़ी दूर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल झील, ग्रेट बेयर झील, करदा झील या लिंकनबर झील को? बताइए। देखो दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, और इसी को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, याद रखना। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिका का सबसे गहरी है बैकाल झील। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, खारे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी सुपीरियर झील है। ठीक है, इसी को बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, और ये रूस में पड़ती है। साइबेरिया जो क्षेत्र है रूस का, उसके दक्षिणी भाग में पड़ती है, याद रखना। ठीक है, पूछा जाता है इसको। और ये एक रिफ्ट घाटी की झील है, रिफ्ट घाटी में स्थित है। जैसे कि रिफ्ट घाटी से होकर के भारत में नर्मदा और ताप्ती बहती हैं, पश्चिमी तट में या खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्टरी का निर्माण करती हैं, याद रखना। क्योंकि देखो ये उससे भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, इनकी गति अधिक होती है बहते टाइम, तीव्र गति से जाकर के गिरती हैं, और छोटी भी होती हैं, तो उस हिसाब से ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा बनाने के लिए मध्यम गति यानी मंद गति होनी चाहिए, और चौड़े रूप से गिरनी चाहिए, और जो अवसाद वगैरह हैं वो भी कम जाते हैं। पश्चिमी तट वो पथरीला है, तो उस हिसाब से। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुलित्जर सम्मान प्रदान किया जाता है? पुलित्जर सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? भौतिकी के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में? पुलित्जर पुरस्कार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। देखो एक है पुलित्जर और एक है प्रित्जर पुरस्कार। पुलित्जर मैं बता रहा हूँ, प्रित्जर आपको बताना है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखो पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है ये पत्रकारिता, साहित्यिक उपलब्धियों और संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें दिया हुआ है पत्रकारिता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका जवाब। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है, साहित्यिक उपलब्धियों और संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी यानी इस पुरस्कार की 1917 से। ठीक है, जोसेफ पुलित्जर ने की थी, उसी की वसीयत के जो प्रावधान है उसी के आधार पर दी जाती है, जोसेफ पुलित्जर के वसीयत के लिए। और इसको 22 श्रेणियों में दिया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कितनी श्रेणियों में? 22 श्रेणियों में। और देखो जो विजेता होता है उसको एक प्रमाण पत्र मिलता है, 15,000 अमेरिकी डॉलर की नकद पुरस्कार राशि भी मिलती है इसमें, पुलित्जर पुरस्कार में 15,000, ठीक है, अमेरिकी डॉलर की। आगे देखो राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप टेबल टेनिस, पोलो, गोल्फ या बैडमिंटन? देखो इसका संबंध है पोलो से। किससे? पोलो से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राधा मोहन कप खेल का संबंध है पोलो से। पोलो काफी लोकप्रिय खेल है, याद रखना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक को 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान किया गया? 33वां बताइए। पुष्या भारती, नीलमणि फूकन, बलीपा नारायण भागवत या नंदीदास को? पुष्पा भारती कर देना इसे, बताइए। ठीक है, तो देखो इसका सही जवाब है 33वां व्यास सम्मान दिया गया है पुष्पा भारती को। ठीक है, पुष्पा भारती को 33वां व्यास पुरस्कार 33वां दिया गया है पुष्पा भारती को, याद रखना। और ये पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है व्यास सम्मान, और ये सबसे पहले दिया गया था 1991 में। ठीक है, और यह एक हिंदी साहित्य का पुरस्कार है,
और इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है व्यास सम्मान में 4 लाख दी जाती है। ठीक है, हिंदी साहित्य का सम्मान है और के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 33वां दिया गया है पुष्पा भारती को, उनका जो वो है क्या बोलते हैं, उनका जो उपन्यास है यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। ठीक है, व्यास सम्मान दिया गया है यादें यादें और यादें के लिए। और देखो 32वां किसको दिया गया, 32वां बता सकता है कोई, 32वां बता दो। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। साबरमती, साबरमती कहाँ पर है, साबरमती जो आश्रम है महात्मा गांधी संबंधित हैं उस क्षेत्र से। इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा ही की गई थी साबरमती आश्रम की, साबरमती नदी के किनारे। याद रखना साबरमती नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, गुजरात से, तो समझ सकते हो इसका मिलान हो जाएगा गुजरात। साबरमती आश्रम है गुजरात में। चोरी चोरा कांड हुआ था तो फेमस जगह, 4-5 फरवरी को हुआ था, ये भारतीयों के द्वारा किया गया था। पुलिस चौकी है उस जगह पर चोरी चोरा में। उस पुलिस चौकी में यानी 23 पुलिसकर्मी थे, उनको बंद कर करके क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी, जिसमें वो 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उसको पहले कहा जाता था चोरी चोरा कांड। ठीक है, याद रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोरी चोरा का, हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। ये चोरी चोरा जो जगह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोरखपुर जिले में पड़ती है उत्तर प्रदेश के में। और देखो यरवदा जेल तो काफ़ी फेमस है, पूना की यरवदा जेल है, पूना में पड़ती है। और इसी में गांधी और अंबेडकर के मध्य यरवदा जो पूना समझौता हुआ था 1932 को, इसी जेल में हुआ था। ठीक है, पूना में पड़ती है। पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो इसका हो जाएगा 1। नोआखाली कहाँ है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है नोआखाली। ठीक है, बांग्लादेश के चटगांव मंडल का जिला है, वर्तमान में ये बांग्लादेश में आता है, पहले ये पश्चिम बंगाल में पड़ता था, तो उस हिसाब से देख सकते हो। इसका 3 हो जाएगा, 2 4 1 3 इसका सही आंसर होगा, 2 4 1 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें भी मिलान करना है, एक साइड में पुरातात्विक स्मारक स्थल हैं और एक साइड में राज्य हैं। शिशुपालगढ़ कहाँ पर स्थित है, ये पुरातात्विक स्मारक स्थल है, ये किस जगह है, शिशुपालगढ़। देखो ये ओडिशा राज्य में स्थित है, कहाँ पर है, ओडिशा में, तो इसका सही मिलान होगा 1 का 3। ठीक है, और ये पिपहरवा कहाँ पर पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है जो नेपाल से सीमा बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है ये सभी जगह पिपहरवा, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका 4 हो जाएगा। गोलपाड़ा, ये गोलपाड़ा असम राज्य में पड़ता है, कहाँ पर, असम में, तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है, गोलपाड़ा असम में पड़ता है। और देखो विष्णुपुर मणिपुर में पड़ता है, इसका हो जाएगा 2। ठीक है, तो 3 4 1 2 इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। काफ़ी अच्छी क्लास चल रही है, इसी तरह से देखते रहो और मेरे साथ एंड तक प्रैक्टिस करते रहो, सभी को देखते रहो आप, जब तक एग्ज़ाम हो इसी तरह से आती रहेंगी सभी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो, सभी को फ़ायदा होना चाहिए। देखो सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी ये सभी क्लासें आपके लिए। 50 क्वेश्चन काफ़ी हो जाते हैं, डेली प्रैक्टिस होती है। देखो पढ़ते तो डेली हैं, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना तो ज़रूरी है कि कितने पानी में आप देखा करो अपने आप को कि कितने क्वेश्चन आपसे सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, उसी हिसाब से। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है M2M क्लासेज नाम से, उस पर मिलती है, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक और पुष्यमित्र शुंग। बताओ। देखो पुष्यमित्र शुंग को तो इसका बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है, स्तूपों का। इसने तो काफ़ी जो स्तूप हुए थे बौद्ध धर्म के वो काफ़ी तोड़फोड़ की थी, नष्ट किए थे। तो ये इसने बौद्ध धर्म योगदान कहाँ से हो गया इसका, जब कोई व्यक्ति किसी का यानी विरोध करता है या किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को नष्ट करता है, तो उसका विकास कैसे करेगा, उसमें योगदान कहाँ से हुआ, उसमें तो उसका क्षति ही पहुंचाना हुआ ना उसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है, याद रखना। और ये पुष्यमित्र शुंग जो हैं शुंग वंश के संस्थापक हैं।
और पहले शासक हुए हैं। ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे और मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे। ये मौर्य साम्राज्य में पहले सेनापति थे, फिर इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन नंबर 33। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। जागीरदार और जमींदार के मध्य अंतर पूछा है इसमें। पहला है इसमें जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। बताइए इसमें क्या पूछा है, क्या अंतर है, और फिर ये देखना है कौन सा सही है इसमें। क्या जमींदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज भूमि आवंटनों का अधिकार होता था क्या जमींदारों के पास? बताइए। देखो इस पहले में उल्टा दिया हुआ है। जो जागीरदारों के पास जो था वो न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज भूमि आवंटनों का अधिकार नहीं था। ये किसके पास था? जमींदारों के पास था। ठीक है, तो ये तो उल्टा है ना इसमें। और जागीरदारों के पास क्या था? जागीरदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं थी। तो ये उल्टा दिया हुआ है, ये पहला गलत है इसमें। दूसरा है जागीरदारों के किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। क्या यह सही है? दूसरा, जागीरदारों के किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे क्या? बताओ। देखो जमींदारों के, ये जमींदारों के भूमि आवंटन होते थे वंशानुगत, ना कि जागीरदारों के। ये भी गलत दिया हुआ है इसमें। और जागीरदारों के तो राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे। ठीक है, ये इस वजह से ये भी गलत है। तो ये दोनों ही गलत हैं, इसमें उल्टे दिए हुए हैं, याद कर लो। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्तमान में पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिकों के रूप में कर प्रदान किया गया है? वर्तमान में पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिकों के रूप में कर प्रदान किया गया है? वर्तमान में पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिकों के रूप में घर प्रदान किया गया है? घर है क्या कर है? घर रहने के लिए घर। 60, 65, 70 या 80? देखो भारत सरकार द्वारा वर्तमान में जो पीएम आवास योजना है, अगर इसके तहत देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 70% महिलाओं को एकल और संयुक्त मालिकों के रूप में घर प्रदान किए गए हैं। ठीक है, एक कदम में देखोगे आप महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। इससे उल्लेखनीय है कि ये भी कि भारत पीएम आवास योजना जो है ये शुरू की गई थी 2015 में। ठीक है, 2015 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70%। बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे? किस योजना के तहत 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार? बताइए। प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक। पीएम सूर्योदय योजना, पीएम आवास योजना, पीएम भाग्योदय योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना। बताओ कौन सा सही जवाब होगा इसमें? तो देखो इसका सही जवाब होना है पीएम सूर्योदय योजना। कौन सा होगा? पीएम सूर्योदय योजना के माध्यम से छतों पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, पीएम सूर्योदय योजना। सितंबर 2023 में वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना। यह किस राज्य में है? दुर्गावती मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। बताइए, ये 54वां भारत का बाघ अभ्यारण्य बना है तो ये किस राज्य में है? तो देखो ये है भारत के मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। तकरीबन संख्या है उनकी 785 के करीब। और ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन से नंबर का है? 7वां पूछा जा सकता है। रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य 54वां है देश का, और मध्य प्रदेश का ये 7वां बना है, याद रखना।
और देखो ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस किस जिले में फैला हुआ है ये। तो देखो सागर जिला है, एक दमोह जिला है, एक नरसिंहपुर जिला है। तो इन तीनों जिलों में फैला हुआ है रानी दुर्गावती। सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य ने अपने यहाँ स्थित उमियाम झील को साफ रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को बनाया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये सक्षम तकनीक है, रोबोटिक तकनीक है, ये सक्षम जो है ये किसने बनाया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को बताइए। मेघालय ने, असम ने, सिक्किम ने, नागालैंड ने। उमियाम झील को साफ करने के लिए। उमियाम झील कहाँ है? उमियाम झील कहाँ है पहले ये बता दो। देखो उमियाम झील है मेघालय में, तो मेघालय ने ही बनाया है ये, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के संबंध में, इसकी स्थापना प्रथम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकल्प वर्ष 1958 की सिफारिश पर की गई थी। किसकी स्थापना? भारतीय प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना प्रथम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकल्प वर्ष 1958 में की गई, की सिफारिश पर की गई। क्या यह पहला सही है? बताइए, क्या ये पहला सही है इसमें? देखो ये पहला गलत है, और गलत क्यों है? क्योंकि इसकी स्थापना जो की थी भारत सरकार ने सितंबर 1996 में की थी। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के अंतर्गत की थी, ठीक है। तो ये पहला गलत है इसमें 1958 दिया हुआ है। और यह अनुसंधान और विकास संस्थानों को संप्रासिक और ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। क्या ये भी सही है इसका? देखो ये ऋण प्रदान करता है, ना कि ब्याज मुक्त, ठीक है। ये ब्याज लेता है, उस पर ब्याज मुक्त नहीं करता है ये, ठीक है। 5% के आसपास लेता है ये साधारण ब्याज पर। तो ये भी गलत है इसका। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल? तो देखो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ इसरो ने ये समझौता किया है स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना। और ये अमेरिकी वो है कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। IISER भोपाल के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित फोटो कैटलिस्ट का नाम क्या है, जो मस्टर्ड गैस जैसे रासायनिक युद्ध एजेंटों को नष्ट कर सकता है? UCOPOM, UCPOPO, PCOPAU या AUPCPOP? बताइए। ये IISER भोपाल के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित है। फोटो कैटलिस्ट का नाम क्या है? UCPOPO है, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है UCPOPO, ठीक है। और ये मस्टर्ड गैस जैसे रासायनिक युद्ध जो एजेंट हैं उनको नष्ट कर सकता है, ठीक है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 41। इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड में खनिज और एक साइड में उत्पादक क्षेत्र। देखो तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड में खनिजें और एक साइड में उत्पादक क्षेत्रों के नाम है। जैसे पहला है इसमें लौह अयस्क। लौह अयस्क का क्या उत्पादन नोवा मुंडी से होता है? बताइए। नोवा मुंडी, देखो ये नोवा मुंडी जो है ये झारखंड में पड़ता है। इसके अलावा कर्नाटक का भी फेमस जगह है एक चिकमंगलूर। बेला डीला की खान भी सुनी होगी आपने, छत्तीसगढ़ में पड़ती है। और मयूरभंज ये उड़ीसा में पड़ती है। तो ये सभी लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र हैं, प्रमुख खाने हैं। तो देखो ये पहला तो सही सुमेलित है। दूसरा है इसमें तांबा उत्पादक क्षेत्र, तांबा खनिज के लिए। क्या ये खेतड़ी है? खेतड़ी जो राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से तांबा का उत्पादन होता है। तो देखो ये भी ठीक है। इसके अलावा मलाज खंड भी एक जगह है, वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। जिप्सम के लिए क्या मयूरभंज है? मयूरभंज से क्या जिप्सम का उत्पादन होता है?
देखो जिप्सम जो होता है नागौर से होता है राजस्थान से, एक कोयम्बटूर से भी होता है, तो ये तो गलत है ना। लोह अयस्क का उत्पादन होता है मयूरभंज से, तो ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है, बताया मैंने अभी, और लोह अयस्क उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये सी इसमें आंसर है, ये गलत दिया हुआ है। जिप्सम का उत्पादन होता है नागौर राजस्थान से, कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ से भी होता है। और देखो एस्बेस्टस, इसका सिंहभूमि जो क्षेत्र है उससे होता है, और ये सिंहभूमि क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा महबूब नगर भी है आंध्र प्रदेश में, और देखो अजमेर से भी होता है एस्बेस्टस का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित नदियों के समूहों में कौन सा समूह अध्यारोपित अपवाह तंत्र का उदाहरण है। कौन सा समूह ऐसा है जो अध्यारोपित अपवाह तंत्र का उदाहरण है। दामोदर गंगा घाटी बनास, दामोदर गंगा और बनास ये तीनों नदियों का अपवाह तंत्र है क्या, अध्यारोपित नदियों का। दूसरा है इसमें बनास दामोदर और यमुना, तीसरा है इसमें बनास दामोदर और चंबल, चौथा है इसमें स्वर्ण रेखा दामोदर और मांडवी। कौन सा इसमें समूह अध्यारोपित अपवाह तंत्र का उदाहरण है, बताइए। देखो अध्यारोपित अपवाह तंत्र के बारे में बताऊं, जब इसका निर्माण जब होता है जब किसी नदी की धारा जो होती है मूलतः सेलों के आवरण पर स्थापित होती है, ठीक है, किस पर, सेलों के जो आवरण पर स्थापित होगी, तो तब ये निर्माण होगा अध्यारोपित अपवाह तंत्र का, ठीक है। तो इसका बताओ कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपके हिसाब से। देखो इसमें दामोदर गंगा बनास ये है क्या इसमें, देखो इसमें दामोदर तो है, दामोदर है मानते हैं, ठीक है, बनास भी है लेकिन गंगा नहीं है इसमें, तो इस वजह से ये गलत है। दूसरा इसमें बनास दामोदर यमुना, इसमें यमुना है, यमुना भी नहीं है इसमें। तीसरा देखो बनास दामोदर और चंबल, ये तीनों नदियां जो हैं इन तीनों का समूह ये अध्यारोपित अपवाह तंत्र का उदाहरण है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो बनास नदी जो है राजस्थान में बहती है, दामोदर नदी झारखंड में बहती है, मैप देखा होगा, और पश्चिम बंगाल में भी बहती है दामोदर, और चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है, राजस्थान में भी बहती है, यमुना की सहायक नदी है। बनास किसकी सहायक है, बनास है चंबल की, और चंबल यमुना की, और यमुना किसकी है, गंगा की, ठीक है। चंबल सिंध बेतवा केन ये सभी किसकी हैं, यमुना नदी की सहायक हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से किसके द्वारा आपस में पृथक कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, यानी ये समझ सकते हो 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, ये समझ लो। ये क्वेश्चन ये है 10 डिग्री चैनल जो है किस किस के मध्य है। अंडमान एवं निकोबार के, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, याद रख लेना। आगे देखते हैं, और देखो ये जो नारकोंडम, सुसुप्त और बैरन जो द्वीप सक्रिय जो ज्वालामुखी हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पड़ते हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, भारत का प्रमुख द्वीप है, याद रखो इस पर। और देखो अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी पूछी जाती है, सैडल पीक है, जो निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नहीं, निकोबार की तो चोटी जो सबसे ऊंची है वो माउंट थुलियर है, अंडमान की सबसे ऊंची है सैडल पीक। अंडमान की अलग है, अंडमान की है सैडल पीक, और निकोबार की है माउंट थुलियर, ठीक है। और देखो एक चैनल है 8 डिग्री चैनल, वो भी पूछा जाता है। 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनीकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको, नहीं, मालदीव को मिनीकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनीकॉय से सबसे नीचे है उसमें, ठीक है, मालदीव को मिनीकॉय से थोड़ा उससे ऊपर है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है मिनीकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में स्थित क्या है, ग्रेट चैनल स्थित है, ग्रेट चैनल। भारत का सबसे दक्षिणी किनारा है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, याद रखना उस पर भी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में प्रमुख साक्ष्य हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में प्रमुख साक्ष्य हैं। महाद्वीपों में साम्यता, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, टिलाइट निक्षेप या जीवाश्मों का वितरण। इसमें कौन सा महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में प्रमुख साक्ष्य हैं, बताइए।
कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, पहले एक ही पास थे, तो इसके साक्ष्य कौन से हैं? क्या महाद्वीपों में समानता है इसका? देखो फिर ये देख करके बताना है कौन सा सही होगा। देखो महाद्वीपों में समानता यानी उनके अगर देखोगे जैसे कि देखो भारत है, भारत निकल करके आया नीचे से मेडागास्कर के पास से, अगर भारत को उस जगह पर आप मिलाओगे तो भारत उस जगह पर सेट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी उसी साइड से निकला है, और देखो अफ्रीका के पश्चिम से निकला है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अगर उसे भी देखोगे तो वो भी मिल जाता है। तो समझ सकते हो महाद्वीपों में समानता, ये सही है। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, तो ये भी है, आयु में समानता भी है। यानी महासागरों के आर पार देखोगे जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो चट्टानें हैं और अफ्रीका महाद्वीप की चट्टानें हैं उनमें समानता है। टिलाइट निक्षेप ये भी समानता है, और जीवाश्मों का वितरण भी, जीवाश्म भी पाए जाते हैं एक जैसे, ये भी वितरण है। तो समझ सकते हो ये भी सही हो जाएगा। देखो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिया गया था 1912 में वैगनर ने दिया था, और ये सिद्धांत काफ़ी फेमस है, महाद्वीप और महासागर के वितरण से संबंधित है। याद रखना वैगनर के बारे में, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से संबंधित है। वैगनर 1912 में दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि जो प्रारंभ में देखा जाए तो सभी जो महाद्वीप थे एक भूखंड यानी सुपर महाद्वीप के रूप में स्थित थे। ठीक है, आगे देखते हैं, जिसे पेंजिया कहा जाता था, और जो महासागर थे पहले महासागर भी एक ही थे सभी, उसको पेंथलासा कहा जाता था। आगे देखो, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है गुरुत्वाकर्षण का मान भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। देखो गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है भूमध्य रेखा पर वो कम होता है, अधिक होता है ध्रुवों पर। ठीक है, अधिक किस पर होता है? ध्रुवों पर होता है। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है अधिक होता जाएगा, तो ये इस वजह से सही गलत हो जाता है पहला। ठीक है, पहला गलत है। दूसरा देख लो, इसमें पृथ्वी के अंदर धरातल में गहराई जाने के साथ साथ तापमान, दाब व घनत्व में वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में, दाब व घनत्व में वृद्धि होती है। तो देखो ये दूसरा सही है, इसमें केवल 2 सही जवाब होगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सागर नितल प्रसरण की प्रक्रिया से हुआ है? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, मग्न सागरीय मैदान, मध्य सागरीय कटक। तो कौन सा सही होगा इसमें? बताइए। सागर नितल प्रसरण की प्रक्रिया से हुआ है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गहन सागरीय मैदान। गहन सागरीय मैदान का निर्माण है सागर नितल प्रसारण की प्रक्रिया से हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना, जो सागर नितल प्रसरण की प्रक्रिया से गहन सागरीय मैदान का निर्माण हुआ है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखो इस मैदान में विवर्तनिका क्रियाओं के कारण ही उच्चावच विषमता मिलती है। और देखो एक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, वो भी पूछा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की जो अवधारणा है महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित है, और इसको 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। तीनों ने प्रस्तुत किया था 1967 में, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने किसको? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की अवधारणा को, जो महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच अरल सागर का विस्तार है? अरल सागर, देखो पहले इसका क्षेत्रफल काफ़ी था, तकरीबन 68,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास फैला हुआ था, लेकिन ये सूखता जा रहा है हर साल, और देखो इसमें काफ़ी कमी हो चुकी है। अब ये वर्तमान में मात्र इसका 10% ही बचा है, तकरीबन 6800 वर्ग किलोमीटर के आसपास ये क्षेत्रफल बचा है इसका। तो ये किन देशों में स्थित है? ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन देख लो, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। मैपिंग भी करते रहना, क्योंकि मैप से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है, अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है, ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जो था किसके हाथों में था? देखो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, तो अब लगा लो हिसाब, 1760 में मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या ताराबाई? बताइए।
देखो इसके बारे में मैं बताऊं आपको कि शिवाजी द्वितीय हुए, वो ताराबाई के पुत्र थे और उनको शासक बनाया था। ताराबाई ने 1700 से लेकर के 1707 तक शासन किया था उन्होंने। ठीक है, तो शिवाजी द्वितीय ताराबाई का पुत्र था, 1700 से लेकर के 1707 तक शासन किया था। और देखो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उस टाइम शाह आलम सेकंड उसके बाद शासक बना था। और देखो शिवाजी के पोते थे साहू, वो औरंगजेब की कैद में थे और शाह आलम सेकंड जैसे ही शासक बना तो उसने साहू को रिहा कर दिया था। फिर रिहा करते ही 1707 में ही एक खेड़ा का युद्ध लड़ा गया था ताराबाई और साहू के मध्य में। ठीक है, इस युद्ध में साहू ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से इसमें ताराबाई को पराजित कर दिया था और यहीं पर मराठा साम्राज्य में विभाजन हो गया था। एक साइड में उत्तरी मराठा बना था, यानी मराठा का शासक यानी उत्तरी मराठा, और एक साइड में दक्षिणी मराठा। तो उत्तरी मराठा जो बना था उसमें तो शासक बना था साहू महाराज। एक सेकंड पानी पी लो। ठीक है, उत्तरी मराठा का शासक बना साहू महाराज और दक्षिणी मराठा शिवाजी द्वितीय ही शासक रहा था। उसी हिसाब से समझ सकते हो। तो उस टाइम शासन किया था, ताराबाई के हाथों में था शिवाजी की जब मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर है 49, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49, अजमेर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में है क्या कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद? जौनपुर अटाला मस्जिद में, जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल मालवा में, और गुलबर्गा में जामा मस्जिद। तो बताओ इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद ये अजमेर में नहीं है, ये दिल्ली में है। ठीक है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, 1992 में कराया था इसका निर्माण। ठीक है, और फिर इसमें आगे फिर कार्य कुछ इल्तुतमिश ने भी किया था। काफ़ी फेमस मस्जिद है ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और ये अजमेर में नहीं है। देखो ये जौनपुर में पड़ती है अटाला मस्जिद, ये सही है। मालवा में पड़ता है जहाज महल और गुलबर्गा में पड़ती है जामा मस्जिद, बाकी सभी सही हैं। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? बताइए। देखो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब मैं बता रहा हूँ। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ब्यास नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या सतलज? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर बताऊंगा मैं इसका जवाब। देखो ये क्वेश्चन पूछा था मैंने पहले कि निकोलो डी कोंटी जो आया था ये एक इतालवी यात्री था, 1420 में आया था और ये देवराय प्रथम के टाइम में आया था। देवराय प्रथम ने जो शासन किया था 1404 से लेकर के 1422 तक इसने शासन किया था और ये संगम वंश का महत्वपूर्ण शासक हुआ है, याद रखना। देखो विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया। पहला हुआ संगम वंश, दूसरा सालुब वंश, तीसरा तुलुब वंश हुआ, चौथा हुआ था अरबीहू वंश। ठीक है, तो देवराय प्रथम के टाइम में आया था ये निकोलो डी कोंटी। ठीक है, तो इसका ये सही मिलान हो जाएगा, एक का हो जाएगा एक। अब्दुल रज्जाक, ये भी जान लो, अब्दुल रज्जाक जो आया था ये देवराय द्वितीय के टाइम में आया था। देवराय प्रथम के बाद शासक बना था देवराय द्वितीय। ठीक है, 1323 से 1340 तक इसी को देवराय द्वितीय को संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है। और गजबेटकर की भी उपाधि देवराय द्वितीय के पास थी। यानी गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। ठीक है, और इसको दक्षिण का स्वामी भी कहा जाता है देवराय द्वितीय को। और इसी के टाइम में आया था ये ईरानी यात्री था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक किसके टाइम में आया था? देवराय द्वितीय के टाइम में आया था और काफ़ी फेमस यात्री था ये शाहरुख मिर्जा का राजदूत था, शाहरुख मिर्जा का। ठीक है, तो देखो एक का एक हो गया, दो का दो हो गया, तो एक का एक, दो का दो देख लो, तो एक ही ऑप्शन है इसमें। वैसे तो आंसर इसका डायरेक्ट ही हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखो एडवर्ड बारबोसा, ये भी कृष्णदेव राय के टाइम में आया था। ठीक है, ये तुलुब वंश के महानतम शासक हुए हैं कृष्णदेव राय। 1509 से लेकर के 1529 तक शासन किया था इन्होंने। और ये पुर्तगाली यात्री था
जो एडुआर्ड बारबोसा था, ये पुर्तगाली शासक था और कृष्णदेव राय के टाइम में आया था, या एडवर्ड ही कर दो इसे, एडवर्ड ही बारबोसा, ठीक है, ये आया था, इन्हीं के टाइम में आया था। और देखो बाबर ने पता है अपनी आत्मकथा जो लिखी है तुझके बाबरी, उसमें कहा है कि भारत के जो सबसे जो महत्वपूर्ण शासक बताए हैं इसने, दो शासक बताए हैं, यानी दो वंशों को इसने शक्तिशाली बताया है, दो वंशों को। जब ये आया था, जैसे 5 मुस्लिम राज्य थे भारत में, जैसे दिल्ली, बंगाल और बेहमनी, मेवाड़, गुजरात, तो उसमें से इसने विजयनगर और मेवाड़ को सबसे शक्तिशाली बताया था। इसमें से विजयनगर जो था ये मुस्लिम शासक वंश नहीं था, वैसे इसने 5 मुस्लिम शासक थे उस टाइम, लेकिन विजयनगर और मेवाड़ को सबसे शक्तिशाली बताया था भारत में बाबर ने, ठीक है। और देखो कृष्णदेव राय के टाइम में ही 8 तेलुगी कवि हुए हैं जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, पूछा जा सकता है। तेनालीराम भी हुए हैं उसी में से, पेड़ाना और तेनालीराम पूछे जाते हैं ये सभी। देखो फन्नाओ नुनीच, ये भी पूछा जाता है, अच्युत देवराय के टाइम में आया था ये फन्नाओ नुनीच, ये भी अच्युत देवराय ये तुलुप वंश के ही शासक हुए हैं, कृष्णदेव राय के बाद ही बने थे। 1529 से लेकर के 42 तक इन्होंने शासन किया था और इन्हीं के टाइम में आया था। ये पुर्तगाली यात्री था नुनीज जो आया था, ठीक है, अच्युत देवराय के उसी के टाइम में। तो देखो इसका सही मिलान हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका आंसर है, और आपको देखना है किस किस का ये सही हुआ है, ठीक है। तो आज उस क्वेश्चन का जवाब बताओ। कल मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में, पढ़ते रहो, तब तक बाय।